अमृतकाल नहीं चाहिए जहां आज भी हमारे बच्चों की घड़ा छूने पर हत्या होती हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां आज भी मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या होती हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के बाद जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो हमारी बस्तियां जला दी जाती। जब एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाएगी तो हमारे बच्चों से दोबारा से एजुकेशन छीन जाएगी। जब सरकारी कॉलेज में इतनी फीस है तो प्राइवेट में क्या हाल होगा। मैंने तय किया है मैं जिंदगी में MP MLA मंत्री कुछ बनूं या ना बनूं, पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा। वो सत्ता पे कब्जा करने के लिए लड़ रहा है, धर्म की लड़ाई नहीं है। वो धर्म के नाम पे सबको बेवकूफ बना रहे हैं। ये लड़ाई सत्ता और संसाधनों के ऊपर कब्जा करने की है। उनको कैसे उन लक्ष्यों की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम समता मूलक समाज बना सकते हैं, कैसे देश से जातियों को खत्म कर सकते हैं, कैसे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार हमारे समाज की हजारों साल की गुलामी क्यों रही। कौन से कारण है कि हमारे समाज के लोग मेहनतकश होने के बावजूद, ईमानदार होने के बावजूद, सभी प्रकार का उत्पादन करता होने के बावजूद, सभी प्रकार के निर्माण कार्य का करने वाला होने के बावजूद अपमान का जीवन हजारों साल तक क्यों सहा। देश की तरक्की हुई लेकिन हमारे समाज को तरक्की में उतना हिस्सा क्यों ना मिला। आने वाली जो परिस्थितियां हैं जो हमें फिर से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। 3500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवा दिया, अपनी पत्नी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश पैदा किया। आज कोई अगर सोचता है मैं कलेक्टर हूं, जज हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं या मैं कोई मुख्यमंत्री मंत्री हूं तो मैं अपनी मेहनत से हूं, तो उसकी गलत फहमी है। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन जलाकर अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर, अपनी पत्नी को कुर्बान कर हमारे लिए ना लड़ते, यकीन मानिए हम आज भी गुलाम होते। कोई सोचता होगा मैं करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। अरे क्या हमारे समाज के लोग पहले से मेहनतकश नहीं थे? पहले करोड़पति क्यों नहीं बन पाए? पहले सम्मान का जीवन क्यों न मिला? हम तो समाज के लोग हैं जिसने कभी किसी दूसरे का हक नहीं मारा, हमने कभी उत्पीड़न नहीं किया किसी का। दुनिया में जितने प्रकार की फसलें उगती हैं, भारत में जितने प्रकार की फसलें उगती हैं, बेशक हम जमीन के मालिक नहीं हैं, लेकिन मजदूर के तौर पर तमाम तरह की फसल उगाने का काम हमारे समाज के मेहनतकश लोग करते हैं। देश में जितने प्रकार का निर्माण कार्य होता है, ठेकेदार कोई भी हो, मजदूर के और मिस्त्री के तौर पर उसका निर्माण का काम हमारे समाज के मेहनतकश लोग करते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के अंदर एक केस हुआ, और केवल उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर इस तरह के केसेस देखने में आए हैं। यहाँ गुजरात में भी आए हैं। स्कूल के अंदर दलित बच्चों को अलग खाना खिलाया जाता है, मिड डे मील, और दूसरे बच्चों को अलग खिलाया जाता है। स्कूल के अंदर जहां दलित महिला भोजन बना रही है, तो वहां जो अपना आपको ऊंची जाति का कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अपमान किया। जब सरकार की नोटिस में आया, उत्तराखंड की सरकार की, उन्होंने उन बच्चों को समझाने की बजाय उस दलित महिला जो एक छोटी सी नौकरी कर रही थी भोजन बनाने का, उसको नौकरी से निकाल दिया। ये कौन से आजाद भारत में हम जी रहे हैं? ये कौन सा आजादी का अमृतकाल है? हमने उस पर भी स्टैंड लिया। लेकिन जो लोग इस तरह का बहिष्कार करते हैं, जो लोग कहते हैं दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने प्रकार की फसलें उगती, जो भी अन्न आप खाते हो, जो भी खाना आप खाते हो, उसको उगाने में मेरे समाज का खून पसीना लगा है। क्या आप उस खाने को खाना बंद कर दोगे? जिस मकान में आप रहते हैं, जिस स्कूल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिस अस्पताल में आपके बच्चे इलाज कराते हैं,
उनके निर्माण में, तो देश की सारी सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, इन सब के निर्माण में मेरे समाज का खून पसीना लगा है। तो क्या आप घरों में रहना बंद कर दोगे? स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना बंद कर दोगे? अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप? यहां तक कि जिस मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करते हैं, उस मंदिर का निर्माण भी मेरे समाज के मजदूरों ने किया है। और जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, पत्थर को तराश कर उस भगवान का निर्माण करने वाले भी मेरे समाज के लोग हैं। और फिर मेरे समाज के लोग को कहते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको? अरे इस भगवान का पत्थर को तराश कर निर्माण भी शिल्पकार मेरे समाज के लोगों ने किया है। क्या आप मंदिरों में जाना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप? जिन चप्पलों को आप पहनते हो, जिन कपड़ों को आप पहनते हो, ये भी मेरे समाज के लोग बनाते हैं। हम लोग तो पैदाइशी इंजीनियर हैं। मरे हुए जानवर की खाल निकाल कर, गला कर, रंग करके उसी से जूते बना देते हैं, उसी से बेल्ट बना देते हैं, उसी से कैप बना देते हैं, उसी से बैग बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं। लकड़ी से सोफा सेट बना देते हैं, खिड़कियां बना देते हैं, दरवाजे बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। मतलब एक भी चीज आप बता दो जिसको आप यूज करते हो, उसको आपके लोग बनाते हो, मेरे गरीब समाज के लोग बनाते हैं। लेकिन आज क्या हमें इस बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि हमारे समाज की इतनी लंबी गुलामी क्यों चली? पूरी दुनिया में जातियां नहीं है, भारत में जातियां क्यों है? ये जातियां कभी खत्म होंगी कि नहीं होंगी? कब तक हमारे समाज के लोग झेलते रहेंगे? कब तक शोषण हमारे समाज का होता रहेगा? कब तक मूंछ रखने पर हमारे समाज के युवाओं की हत्या होती रहेगी? कब तक घड़ा छूने पर, 125 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी घड़ा नहीं छू सकते थे, और आज भी घड़ा छूने पर मेरे समाज के बच्चों की हत्या हो जाती है। शर्म नहीं आती? देश की सरकारें कहां है? राज्य की सरकारें कहां है? केवल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है? क्या वो देश के संविधान को ईमानदारी से लागू कर रही है? क्या देश की तरक्की में हमारा कोई हक नहीं है? जब देश के निर्माण में हमारे समाज का खून पसीना लगा है, तो देश के हर संसाधन में हमें हिस्सा चाहिए। देश के हर संसाधन में हमें हिस्सा चाहिए। इतनी लंबी गुलामी क्यों चली? क्या इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए? इसका एक ही कारण है कि वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें धर्मशास्त्र के माध्यम से हमारे लोगों को हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर बंदिश रखी, व्यापार करने पर बंदिश रखी, संपत्ति रखने पर बंदिश रखी। इसी वजह से हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए तो ज्ञान भी अर्जित नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारे लोग व्यापारी भी नहीं बन पाए। ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम गरीब हो गए, गुलाम हो गए। ये जो पूरा समाज का 6743 जातियों का जो नुकसान हुआ, ये केवल ज्ञान पर बंदिश की वजह से हुआ। लेकिन वो ज्ञान की बंदिश को तोड़ने का काम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबके दरवाजे खोल दिए। रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां दिलवाकर आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ बनने का रास्ता बना दिया। लेकिन आज ये चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें बौद्ध में भारत की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा? कौन से कारण है? कारण यह है कि एक तरफ सरकारें कहती है आजादी का 75वां साल है, आजादी का अमृत काल है। हमें ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए जहां आज भी हमारे बच्चों की घड़ा छूने पर हत्या होती हो। हमें ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए जहां आज भी मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या होती हो। हमें ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए जहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के बाद जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो हमारी बस्तियां जला दी जाती। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। हम लड़ना जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। इसको दिमाग से लड़ना है, भावनाओं में बह के नहीं लड़ना है। भावनाओं में बह के लड़ने वाले हार जाया करते हैं। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं, संत गुरु रविदास की संतान हैं। हम जीतना जानते हैं। हमारे अंदर वही खून है जिन 500 महारों ने
1 जनवरी जो 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं के साथ युद्ध हुआ, तो 500 महारों की हमारे बुजुर्गों ने 28,000 की पेशवा सेना को निस्तेनाबूद कर दिया 24 घंटे के अंदर। 1 जनवरी 1818 में, 1 जनवरी 1819 को उस 28,000 की सेना को निस्तेनाबूद कर दिया एक दिन के अंदर 500 हमारे पूर्वजों ने। हम तो योद्धा कौन है, हम कोई कमजोर नहीं है, पर सिर्फ इतना हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम लोग किसी दूसरे का शोषण करने में भरोसा नहीं करते, हम लोग किसी दूसरे का हक मारने में भरोसा नहीं करते। लेकिन आज सरकारों ने बहुत बड़ी साजिश रच दी, जो हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे विकास का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। हमारे लिए जो पढ़ने की व्यवस्था की थी, रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, नौकरी की व्यवस्था की थी, वो रास्ता सरकारों ने एक साजिश के तहत फिर से बंद कर दिया। अब आप कहेंगे बंद नहीं किया, कोई भी पढ़ सकता है। जब सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, जहां 100 टीचर की जरूरत वहां 10, 15, 20 टीचर है, जहां 5 साल की उम्र के बाद एडमिशन होता है, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में नर्सरी में दाखिला मिल जाता है, और उन पब्लिक स्कूलों के अंदर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लें तो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल के अंदर 8 से 10 हजार रुपया महीना एक बच्चे को खर्च करना पड़ता है। जिस परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की पढ़ाई का पब्लिक स्कूल का खर्चा कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस बहुजन समाज के 99% लोग ऐसे नहीं है जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हजार रुपये महीना है? आप लोग में से ज्यादातर 1% वाले लोग हैं जो बाबा साहब के आशीर्वाद से नौकरी में आ गए, और नौकरियों से घर में थोड़ा पैसा आया, खुशहाली आई, बच्चे पढ़ लिख गए, तो आज आप इस लायक बन के प्राइवेट में भी पढ़ा रहे होंगे। लेकिन 99% लोग आज भी हमारे समाज के सरकारी स्कूलों के ऊपर निर्भर हैं, और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर सरकारों ने इतना कमजोर कर दिया। ना वहां टीचर है, ना पढ़ाई का माहौल है, और वहां से बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते। यानी हमारे बच्चों से पढ़ाई को एक साजिश के तहत छीना जा रहा है। फिर भी किसी तरह मेहनत मशक्कत करके बच्चे आगे आ भी जाएं, पढ़ भी जाएं, और जब वो 12वीं पास करता है, बच्चा ख्वाब देखता है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। अब उसको कोचिंग की जरूरत है। कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है। पहली बात तो कोचिंग कराने के लिए लाखों रुपए नहीं है, और बाई चांस किसी तरह से कर्ज पानी करके या जो बैंक में जमा पैसी जो भी है सारा लगा के बच्चे को कोचिंग करा भी दी। कोचिंग करके बच्चा कितना काबिल हो गया, उसने कंपटीशन को पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। अब उसको ऑफर होता है कि जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में, फला कॉलेज में तुम्हारा नंबर आ गया, जाके एडमिशन ले लो। फला नेशनल लॉ स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन ऑफर हो गया, जाके एडमिशन ले लो। फला मेडिकल कॉलेज में बच्चे का ऑफर आ गया, जाके एडमिशन ले लो। बीआर्क में ले लो, मैनेजमेंट कोर्स में ले लो। मैं आपको बता रहा हूं, प्राइवेट की नहीं, सरकारी की। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कई जगह 2.5 लाख, किसी जगह 2.25 लाख, किसी जगह 2 लाख, किसी जगह 3.25 लाख 1 साल का खर्चा है। 1 साल का केवल फीस का। मैं हॉस्टल के खर्चे की नहीं बता रहा हूं, वो जोड़ लो, खाने का खर्चा जोड़ लो, बाकी खर्चे जोड़ लो। और 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स, 5 साल का लॉ का कोर्स, 12 से 15 लाख रुपया एक बच्चे को चाहिए। एक बच्चे को। जितने साथी यहां बैठे हैं शायद थोड़े पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं। ईमानदारी से बताइए, 12 से 15 लाख रुपया का खर्चा एक बच्चे की डिग्री कराने के लिए, क्या हमारे समाज के 99% लोग उठा सकते हैं इस खर्च को? नहीं उठा सकते ना। पहले तो फ्री में पढ़ जाते थे, पहले तो बहुत कम पैसे में पढ़ जाते थे। तो सरकारें हैं किस लिए? एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, लेकिन वो कल्याणकारी राज्य कहां रहा? वो तो पूंजीवादी राज्य हो गया। सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। जब एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाएगी तो हमारे बच्चों से दोबारा से एजुकेशन छीन जाएगी। जब सरकारी कॉलेज में इतनी फीस है तो प्राइवेट में क्या हाल होगा? एक हमारे रिटायर्ड जज एक प्रोग्राम में मीटिंग में आए दिल्ली, उन्होंने कहा कि मेरे लड़के का मेडिकल में एडमिशन हुआ, 1.5 करोड़ रुपए लगा।
1.5 करोड़ तो एक बच्चे को उसको मेडिकल में लगा दिया, चलो जज साहब तो बड़े घर के हो गए, बड़ा पैसा होगा, कह रहे मैंने जमीन की बेच दी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समाज के लोगों के पास तो जमीन भी नहीं है, हम क्या बेचेंगे? हमारे पास तो केवल अपना खून पसीना है, श्रम है, हम तो उसको बेच के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? क्या किसी को चिंता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्या आप अभी उम्मीद लगाएंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे वो करेंगे? हम में से, आप में से किसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनना हो। मैंने तय किया है, मैं जिंदगी में MP, MLA, मंत्री कुछ बनूं या ना बनूं, पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। मेरी पत्नी साथ में आई है, 1 मिनट के लिए आ जाएंगे। मेरी पत्नी ने, मैंने अपनी माताजी और अपने बच्चों के सामने बैठ के तय किया है कि हमारे पूरे परिवार का जो भी कुछ हमारे पास है, अपने बाबा साहब के सपने को साकार पूरा करने में लगा देंगे। और इसमें जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। रोज मर रहे ना, एक्सीडेंट में मर जाते हैं लोग, हार्ट अटैक से जवान लोग मर जाते हैं। आपके ही गांधीनगर में डॉक्टर गांधी 41 साल की उम्र में, जिसने 14,000 के करीब हार्ट ऑपरेशन किए और हार्ट अटैक से डेथ हो गई, 41 साल की उम्र में। ये तो अभी की घटना है। तो भाई मरना होगा तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, तो मरना तो तय है। भगवान बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है। जब मरना तय है तो पैसे इतने जोड़ के कोई हमने तो बांध के ले जाता नहीं देखा। तो अपना मोह पैसे से नहीं है, अपना मोह अपने समाज के विकास से है, अपने समाज के सम्मान से है। इस सम्मान को मेंटेन करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, जो भी कुर्बान करना पड़ा करेंगे। लेकिन हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे तब तक देश से, हमारे समाज के ऊपर होने वाला उत्पीड़न बंद ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस लड़ाई में ध्यान रहे, कई बार ऐसे नेता आएंगे समाज के जो हमें उकसाएंगे, युवाओं को उकसाएंगे और कहेंगे हम लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का गोली से देंगे। साथियों, ये लड़ाई लाठी और गोली की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। और विचारधारा की लड़ाई केवल विचारधारा से लड़ी जा सकती है। विचारधारा की लड़ाई लाठी गोली से नहीं, केवल विचारधारा से लड़ी जा सकती है। ये बात सब समझ लेना, क्योंकि वो लोग दिमाग से चल के हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। देखो कहीं भी जो धार्मिक जुलूस होते हैं उसमें जो तलवारें लहरा रहे होते हैं वो कौन लोग हैं? जहां दंगे होते हैं, दंगों में जो मारे जाते हैं, ये जो मारने वाले लोग होते हैं या मारने के बाद जो जेल जाने वाले लोग होते हैं, उसकी लिस्ट निकाल के कभी देख लेना वो कौन लोग हैं। लोग सारे गरीब समाज के मिलेंगे, लेकिन वो दंगे करवाने वाला दिमाग कोई और होगा। वो ऐसी कमरे में बैठ के दिमाग चलाता है। हमने 2002 के गुजरात दंगे के अंदर जो जेल गए उनकी लिस्ट देखी, 1600 के करीब लोग जेल गए, 95% लोग SC ST OBC समाज के जेल गए। अरे भाई, लड़ाई वो सत्ता पे कब्जा करने के लिए लड़ रहा है, धर्म की लड़ाई नहीं है। वो धर्म के नाम पे सबको बेवकूफ बना रहे हैं। ये लड़ाई सत्ता और संसाधनों के ऊपर कब्जा करने की है। आज ही न्यूज पढ़ रहा था, कल की न्यूज है, 88,000 करोड़ से ज्यादा रुपए 500 वाला नोट टकसाल से छपने के बाद रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचा, चोरी हो गया। कहां गया देश का सबसे बड़ा चौकीदार? मणिपुर जल रहा है, नीरव बांसुरी बजा रहा है। साथियों, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। खून नहीं बहाना किसी का, ना अपना ना किसी और का। कुर्बानी देनी है व्यसन की, नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, वाणी से भी हिंसा न करना, किसी का कभी कोई नुकसान न पहुंचाना, अपने लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जलाकर हमें यहां तक पहुंचाया, आप अपने जीवन को आपको जलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कुर्बानी समाज को आगे ले जाने के लिए लगा दें। हमारे पास तो एक ही पूंजी पढ़ाई, वो इन्होंने छीन ली। और जो नौकरियां मिल जाया करती थी बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से, वो धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेटाइज करके ठेकेदारी में दे दी। अब तो देश में ठेकेदारी बढ़ता है और ठेकेदार भी शोषण करता है। यानी हमारी नौकरी भी गई, हमारी पढ़ाई भी गई। तो दो ही कारण हमारे पिछड़ेपन के थे, एक तो देश के संसाधनों में, व्यापार में, संपत्ति में हक ना मिलना, और पढ़ाई लिखाई पे हक ना होना।
लेकिन वो बाबा साहब ने दिलाया, लेकिन 75 साल के अंदर दोबारा से सरकारों ने साजिश करके छीन लिया। और हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं, वोट बैंक बन जाते हैं, कभी ए का वोट बैंक, कभी बी का, कभी सी का। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, किसी का भी वोट बैंक बनने की जरूरत नहीं है। अपने समाज की ताकत का निर्माण करो, अपने समाज को ताकतवर इतना बना दो कि जो लोग सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को लाचार रहते हैं, तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को घुटने पे ला दो। वो तुम्हारी बात को माने बिना कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाए। आपको सत्ता में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको संपत्ति में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको प्राकृतिक संसाधनों में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा भी है। ये देश हमारा भी, हम देश के मूल निवासी हैं। देश के निर्माण में हमारे बुजुर्गों का खून पसीना लगा है। जब देश हमारा है तो फिर देश के संसाधनों में हमारा हिस्सा कहां है? मुझे कोई बता दे, क्या जमीन कोई मां के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? अगर मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग उस जमीन के मालिक क्यों हो गए? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।